नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आईएएस आरएएस विद्यार्थी में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो मेरे दोस्तों, हम आपके सामने फिर से लेकर आ चुके हैं राजस्थान सुजस का ई बुलेटिन। देखो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यदि वो राजस्थान से संबंध रखता है और वहाँ यदि राजस्थान करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो राजस्थान करंट अफेयर के कम से कम 80 से 90% जो प्रश्न होते हैं वो इसी बुलेटिन से पूछे जाते हैं। उसके अलावा आपको कहीं इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो प्राइवेट सोर्सेज होते हैं वो भी कहीं ना कहीं यहीं से मदद लेते हैं अपनी न्यूज़ बनाने में। ठीक है दोस्तों, तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बिना इधर उधर की बातें किए हम आएंगे सीधे आपके न्यूज़ आर्टिकल के डिस्कशन पर। लेकिन उससे पहले वही पुरानी बात, आप जाके मेरे प्यारे भाइयों बहनों पीडीएफ ले लीजिए। आप यदि पीडीएफ चाहते हैं तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का नाम है मेरे प्यारे भाइयों बहनों आईएएस आरएएस विद आरजे। आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें। मेरे साथ साथ सिर्फ समझें, क्योंकि चीज़ें जब समझ में आ जाती हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है। रटते रहने से कुछ नहीं होगा, समझो चीज़ों को और लिखने के चक्कर में मत पड़ो। लिखना है तो सिर्फ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में लिखो, उसके अलावा फालतू की चीज़ें लिखना बंद करो, उसी में आपकी भलाई है। तो दोस्तों, अपन चलते हैं सीधा आज के न्यूज आर्टिकल के डिस्कशन पर। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, देख लेते हैं आज का अपना पहला न्यूज आर्टिकल क्या है। ठीक दोस्तों, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड बनेगा। ये तो आपको पता ही है मेरे भाइयों बहनों कि बीते कल में जब ये ई सुजस छपा था उस डेट में महाराणा प्रताप जयंती थी। ठीक है दोस्तों, कौन सी जयंती थी महाराणा प्रताप जी की? तो वो थी 483वीं जयंती। ये आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, कोई आपसे नहीं पूछेगा महाराणा प्रताप की कौन सी जयंती मनाई गई, किस नंबर में, कौन सी काउंटिंग में आ रही है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें आपसे नहीं पूछते एग्जाम में। एग्जाम में पूछने के लिए दूसरी भी सारी चीज़ें भी होती हैं। ठीक है दोस्तों, उस समय क्या किया गया, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड बनेगा, अभी बना नहीं है। तो अभी इसकी संरचना क्या होगी, कौन होगा इसके अंदर, कौन अध्यक्ष, कौन उपाध्यक्ष, कितने सदस्य, ये इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। बताया क्या गया है कि क्यों बनेगा, इस बोर्ड को आखिर में क्यों बनाया जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों यह जो बोर्ड है प्रताप के शौर्य के बारे में युवा पीढ़ी को जागरूक करेगा। आप जानते ही हो आने वाली पीढ़ी टिकटॉकिया होकर रह गई है, मैगी खाती है, टिकटॉक बनाती है, इसके अलावा कोई काम नहीं है। देसी वाला सारा काम भूलते ही जा रहे हैं। आने वाली पीढ़ी मुझे लगता है कि ये भी भूल जाएंगे कि महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, इस तरह के लोग हुए भी थे इस पृथ्वी पर। और आप बताओगे तो वो डाउट और करेंगे, वो सवाल पूछेंगे, क्रॉस क्वेश्चन, ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी व्यक्ति की चेतक इतना बड़ा नाला पार कर जाए, ऐसा कैसे हो सकता है किसी व्यक्ति का भाला और पोशाक इतनी भारी हो सकती है। वो इस तरह की फालतू की बातें करेंगे, आपसे पूछेंगे। तो ये सारी चीज़ों को क्या करना है, युवा पीढ़ी को जागरूक करने के लिए बोर्ड को है पाठ्यक्रम सामग्री, धरोहर संरक्षण, नव निर्माण, महाराणा प्रताप से संबंधित नई नई जो पैनोरमा है उनका निर्माण हो रहा है, वो सारे काम। ठीक है, विभिन्न भाषाओं में शोध कार्य, प्रकाशन का प्रचार प्रसार, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, व्याख्यान, कवि सम्मेलन आदि कार्यों के लिए तैयार करेगा। साथ ही नई पीढ़ी के लिए माहौल भी तैयार करेगा। तो दोस्तों, यहाँ से वनडे एग्जाम के लिए आपसे कोई प्रश्न नहीं बनता है अभी तक, लेकिन अब आगे जो है वो आपके वनडे एग्जाम के लिए प्रश्न दे के जाएगा, आरएएस प्री के लिए प्रश्न दे के जाएगा। अभी तक ये जो चर्चा थी वो आरएएस मेंस की थी। ठीक है, देखो दोस्तों, 54 में क्या हो रहा है, महाराणा प्रताप पनोरमा बनाने की घोषणा। ठीक, महाराणा प्रताप पनोरमा कौन सी जगह पर बनाई जा रही है, कौन सी जगह पर, 54 के अंदर। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखना कि महाराणा प्रताप पनोरमा कौन सी जगह पर निर्माण हो रहा है। आपसे पूछ लेगा, 3-4 दे देगा, गोविंदा दे देगा, चावण दे देगा, हल्दी घाटी दे देगा, इस तरह की 4-5 चीज़ें दे देगा, कुंभलगढ़ दे देगा। ठीक है, तो कौन सी जगह हो रही है, 54 में। इस चीज़ को आप याद रखना। मेवाड़ कॉम्प्लेक्स की भी घोषणा की गई। ठीक है, किसकी, मेवाड़ कॉम्प्लेक्स की। तो अपन मेवाड़ कॉम्प्लेक्स को एक बार देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो मेरे दोस्तों ये आप सारे लोग जानते हैं। देखो, इसकी चर्चा करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता दूं कि ये आप सारे जानते हैं कि महाराणा प्रताप का जो जीवन है वो संघर्ष और अभावों में निकला। अधिकांश समय उनका संघर्ष में निकला और अपने राज्य की सीमाओं को वापस प्राप्त करने में निकला।
तो ऐसी स्थिति में कोई भी शासक हो, कोई भी राजा हो, वो बहुत ज़्यादा योगदान नहीं दे पाता है कल्चरल एक्टिविटीज़ में, ठीक है। तो उसी को लेकर क्या किया गया है, मेवाड़ कॉम्प्लेक्स बनाने की घोषणा की गई है, ठीक है। मेवाड़ कॉम्प्लेक्स क्या है दोस्तों, उदयपुर के आसपास के जो परिसर हैं, ठीक है, राजस्थान के प्रसिद्ध राजा जो राणा प्रताप थे, उनके जीवन की याद में बनाए गए स्मारक और पर्यटन सुविधाओं की एक श्रृंखला है। अब आपसे 1 2 3 4 ABCD 4 ऑप्शन देके पूछ लेगा मेवाड़ कॉम्प्लेक्स क्या है। पहले नंबर पर ए दे देगा खेल का स्टेडियम, बी नंबर दूसरा दे देगा स्मारक और पर्यटन सुविधाओं की एक श्रृंखला, सी दे देगा आपसे कुछ और, डी दे देगा कुछ और। यहाँ से इस तरह से बनेगा आपके प्रीलिम्स, RAS प्रीलिम्स में प्रश्न, ठीक है। और बाकी जो कॉम्प्लेक्स के बारे में आपसे सीधा पूछ लेगा तो 50 शब्दों में आपसे पूछ लेगा, 5 अंक में आपसे सीधा पूछ लेगा कि भैया मेवाड़ कॉम्प्लेक्स को समझाइए, मेवाड़ कॉम्प्लेक्स के बारे में बताइए। 2 से 5 अंकों में ही प्रश्न बनेगा, यहाँ से 10 अंक का बड़ा प्रश्न यहाँ से नहीं बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको पता लग गया होगा कि उदयपुर के आसपास, जिसमें गोगुंदा शामिल है, कुंभलगढ़ शामिल है, हल्दी घाटी शामिल है, दिवेर शामिल है, इस तरह के क्या है जो जगह हैं, ठीक है, मेवाड़ परिसर के उदयपुर के आसपास, ठीक है, क्या है, महाराणा प्रताप के जीवन की याद में बनाए गए स्मारक और पर्यटन सुविधाओं की एक श्रृंखला है। वो क्या है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेवाड़ कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। उनका क्या है, अधिकांश समय जंगलों में बीता था, युद्ध में बीता था, उनके महलों हवेलियों जैसी इमारतों की विरासत नहीं थी उनके पास, ठीक है दोस्तों। योजना क्या है, हल्दी घाटी, गोगुंदा, दिवेर, छापली और चावड़ने का विकास किया जाना, ठीक। अब यहाँ पे आपने छापली नाम कभी नहीं सुना, छापली नाम पहली बार सुना है, तो यहाँ आपसे प्रश्न बन जाएगा कि निम्नलिखित में से किस स्थान का संबंध महाराणा प्रताप से नहीं है या फिर है। 3 दे देगा ऐसे जिनका संबंध नहीं होगा, चौथा नंबर डाल देगा छापली। तो आप छापली को भूल जाएगा, बोला अच्छा क्या छापली वापली, ये तो राणा प्रताप कभी नहीं गए। तो इस तरह के जो उल्टे सीधे नाम हैं उनको आप अलग से नोट बना के लिख के बढ़िया से याद कर लिया करो। उससे क्या होगा दोस्तों, कि एग्जाम के अंदर 2-3 प्रश्न ऊट पटांग से पूछे जाते हैं, जो बोलते हैं यार ये तो आउट ऑफ सिलेबस दे दिए। आप उनको हर एक किताब में, हर एक पब्लिकेशन की बुक में ढूंढते फिरते हो, हर एक कोचिंग की बुक में ढूंढते फिरते हो, लेकिन वो कहीं नहीं मिलते। फिर बोलते हो यार बोर्ड वाले पता नहीं नशे में पेपर बनाते हैं जाने क्या। तो बोर्ड वाले जो होते हैं दोस्तों, सरकारी जो साइट है, सरकारी जो मुखपत्र है, उसको फॉलो करके चलते हैं, इसीलिए हमें लगता है जाने कहाँ से ले आए, ठीक है। तो दोस्तों इस न्यूज़ के अंदर अपन ने 3 चीज़ें कवर की। पहली की जो महाराणा प्रताप बोर्ड है उसकी जो गठन किया जा रहा है, उसको बनाया जा रहा है, पहली न्यूज़ वो कवर की। दूसरी महाराणा प्रताप पनोरमा का निर्माण कौन सी जगह पर किया जा रहा है, दूसरी ये की। और तीसरी की अपने मेवाड़ कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो एक न्यूज़ है लेकिन 3 करंट अफेयर के यहाँ से आपके प्रश्न बन के तैयार होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं और आगे। देखो हमारे जो CM साहब हैं वर्तमान में, वो उदयपुर के अंदर भ्रमण पे हैं, तो भैया घोषणाएं तो उदयपुर में ही होंगी, ठीक है। देखो मुख्यमंत्री ने क्या किया है, किसान प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट है कि किसान प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया है, ठीक है। तो कौन सी जगह किया गया है, उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के परिसर में किसान प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। यहाँ पर इस चीज़ के अलावा दूसरी कोई चीज़ आपके मतलब की नहीं है और आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतनी सी बात है, उसको आप समझ लो। तो इस न्यूज़ को मिला के 4 प्रश्न हो गए अपने पास। अब चलते थोड़ा और आगे। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ पर एक न्यूज़ है, जैसमंद अभ्यारण्य में जंगल सफारी का उद्घाटन किया गया है। तो ये न्यूज़ आपके एग्जाम के लिए बहुत भयंकर रूप से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पहला प्रश्न बनता है देखो दोस्तों यहाँ से कि जैसमंद अभ्यारण्य में जंगल सफारी का उद्घाटन, तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि हाल ही में जंगल सफारी का उद्घाटन CM साहब के द्वारा कहाँ किया गया है, ठीक है। कौन सी जगह किया गया, जैसमंद अभ्यारण्य के अंदर। अब आपसे दूसरा प्रश्न यहीं से बन जाएगा कि जैसमंद अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, कौन सी जगह पर जैसमंद अभ्यारण्य स्थित है। तो दोस्तों जैसमंद अभ्यारण्य के बारे में अपन डिटेल में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो देखो दोस्तों, जैसमंद अभ्यारण्य वो चर्चा में क्यों, क्योंकि हाल ही में CM गहलोत जी ने यहाँ पर क्या किया, जंगल सफारी का उद्घाटन किया है।
ये कौन सी जगह पर स्थित है? तो ये राजस्थान के दक्षिण क्षेत्र का सबसे मनोरम अभ्यारण्य है। ठीक है, यह उदयपुर से 50 किलोमीटर की दूरी पर जयसमंद झील के किनारे पहाड़ियों में बसा हुआ है। यहाँ से अब एक और चीज़ मिल गई आपको, जयसमंद झील कौन सी जगह पर स्थित है? जयसमंद झील का दूसरा नाम कौन सा नाम है बेटा? ढेबर झील है। ठीक है, उसको आप याद रखना। तो जयसमंद वन क्षेत्र को सन 1955 में नवंबर महीने में अभ्यारण्य घोषित किया गया था। मतलब आजकल की बात नहीं है, बहुत पुराना अभ्यारण्य है ये। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जिस अभ्यारण्य के अंदर एक तो भालू, जंगली सुअर, तेंदुआ, नीलगाय आदि पशुओं के अतिरिक्त तीतर सहित अनेक पक्षियों की भी ये क्या है? शरण स्थली है। यह उदयपुर के समीपस्थ पर्यटक स्थलों में से एक है या दर्शनीय स्थल है। तो आपको जयसमंद अभ्यारण्य के बारे में छोटी मोटी बातें थी वो आपको पता लगी। कौन सी जगह पर अवस्थित है ये, कब अभ्यारण्य इसको बनाया गया था, और इस अभ्यारण्य के अंदर कौन कौन से जानवर हैं वो प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी अभ्यारण्य के बारे में, और तीनों ही चीज़ें आपको पता लग गई। तो आपको ये भी पता लग गया कि जंगल सफारी का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया? जयसमंद अभ्यारण्य के अंदर। ठीक है, और जयसमंद अभ्यारण्य के बारे में पता लग गया कि इसको पहली बार अभ्यारण्य कब बनाया गया था? 1955 में। ठीक है, पहली बार अभ्यारण्य कब? 1955 में। ठीक है, कौन कौन से जंगली जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं? भालू, जंगली सुअर, तेंदुआ, नीलगाय, और इसके अलावा तीतर जो पक्षी है वो प्रमुख बहुतायत में यहाँ पर पाया जाता है। तो दोस्तों आपको जयसमंद अभ्यारण्य और जयसमंद जो जंगल सफारी है जयसमंद अभ्यारण्य के अंदर प्रारंभ की गई है। तो यहाँ से आपसे 2-3 प्रश्न बनते हैं, वो आपको क्लियर हो गए होंगे। अब दोस्तों एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखो सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर कब इस सफारी का उद्घाटन किया? जैव विविधता दिवस के अवसर पर। जैव विविधता दिवस आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं तो कह रहा हूँ कि जो पर्यावरण से संबंधित जितने भी दिवस बनाए जाते हैं, जितने भी दिवस मनाए जाते हैं पूरे विश्व स्तर पर, वो आपके लिए सारे के सारे बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि RAS के एग्ज़ाम में सारे के सारे कभी ना कभी कहीं ना कहीं पूछ लिए गए हैं, और आपसे फिर से पूछा जा सकता है। आपको पता ही होगा इस बार हीट वेव का बहुत प्रकोप है। जब हीट वेव का प्रकोप है तो इसका मतलब ये है कि पर्यावरण में क्या हुआ है? परिवर्तन हुआ है। जलवायु में क्या हुआ है? परिवर्तन हुआ है। तो जलवायु में जब परिवर्तन होगा तो जलवायु परिवर्तन दिवस वगैरह ये सारी चीज़ें, पर्यावरण दिवस कब है, पृथ्वी दिवस कब है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा ही सकती हैं। तो आप टेंशन ना लें बिल्कुल भी, मैंने सारी चीज़ों को कवर किया है, आपको एक एक करके सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, तो दोस्तों पहले तो क्या है, एक छोटी सी कहानी है 2 मिनट की, वो सुन लो आप। देखो क्या था, एक समय था 1970 का दशक, एक ऐसा दशक था 60-70 का, जब मनुष्य ये मानता ही नहीं था कि जलवायु परिवर्तन हो सकता है, जलवायु परिवर्तन जैसी कोई चीज़ हो सकती है। कोई देश अगर पॉल्यूशन कर रहा है, कोई देश अगर उल्टी सीधी गतिविधि कर रहा है, तो उसका दूसरे किसी देश पर फर्क पड़ भी सकता है। ये चीज़ें मानी ही नहीं जाती थी, मानता ही नहीं था, स्वीकार ही नहीं करता था इन चीज़ों को। लेकिन दोस्तों जब उसके प्रत्यक्ष प्रमाण दिखने लग गए, प्रत्यक्ष प्रभाव दिखने लग गए, बर्फ़ ज़्यादा पिघल रही है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो मनुष्य ने मान लिया कि हाँ भाई जलवायु परिवर्तन जैसी कोई चीज़ होती है। तो इस चीज़ को लेके वैश्विक स्तर पर प्रथम प्रयास किया गया 1992 के अंदर। ठीक है, 22 मई 1992 को, समझे आप कब किया गया? 22 मई 1992 को। और कल क्या तारीख थी? 22 मई। और क्या कौन सा दिवस था? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। मतलब प्रथम बार जब पूरी दुनिया एक जगह पर इकट्ठी हुई 22 मई 1992 को, पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील के अंदर। कौन सी जगह पर? रियो डी जेनेरियो नाम की एक जगह है ब्राज़ील के अंदर। वहाँ पर एकत्रित हुए सारे के सारे, और पहली बार CBD कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इस चीज़ पर क्या हुआ? CBD के ऊपर हस्ताक्षर किए गए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, इस तरह की जो एक MOU था उस पर सभी देशों ने साइन किए और कहा भैया हम जलवायु परिवर्तन के लिए काम करेंगे। तो और 2000 ये कब हुआ? 1992 में। तो 1993 से ही यूनाइटेड नेशन ने कहा कि हर साल 22 मई को हम लोग क्या करेंगे? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाएंगे। ठीक है, कौन सा? जैव विविधता दिवस। ठीक है, अब दोस्तों आप देख लो थोड़ा सा और आगे, अब इसको डिटेलिंग में अपन देख लेते हैं, कहानी आपकी समझ में आ ही गई होगी। ठीक मेरे प्यारे भाइयों बहन, तो देखो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। बिल्कुल छाप लेना दिमाग के अंदर, अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं होती तो मैं आपसे खुद कह देता कि इसको हटा दो। ठीक है, अब जैव विविधता दिवस के बारे में देख लेते हैं कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में कब हुआ? रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था।
ऐतिहासिक सम्मेलन के दौरान वैश्विक नेताओं ने जैव विविधता की विश्वव्यापी गिरावट से निपटने की आवश्यकता को क्या किया था, स्वीकार किया था पहली बार कि हाँ भाई बहुत ये हो रहा है, नाटक चल रहा है, इससे निपटना चाहिए। ठीक है, 22 मई 1992 को जैव विविधता पर कन्वेंशन CBD हुआ था, उस पर हस्ताक्षर किए। तो अगले ही साल से 93 में क्या किया, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसको क्या कर दिया, जागरूकता बढ़ाने के लिए 22 मई को जैव विविधता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर दी। वर्ष 2011 से लेकर 2020 की जो एक दशक था, एक अवधि थी, ठीक है, उसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा क्या किया गया, इसको जैव विविधता दशक के रूप में मनाया गया। 2011 से 20 की अवधि, एक पूरा का पूरा दशक जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दशक पूरा का पूरा। ठीक है, आप बोलोगे सर 11 से 20 को ये मना लिया, अब 20 से 30 को क्या मना रहे हैं अपन? तो दोस्तों 2021 से लेकर 2030 तक का जो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास हेतु महासागर विज्ञान दशक और पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक, इसके रूप में घोषित किया गया। आप इन दोनों को ही याद रख लेना, कोई भी एग्जाम देने जाओगे आपको मिलेगा ही मिलेगा कि कौन 2021 से 30 तक हम किस दशक के रूप में मना रहे हैं। तो महासागर विज्ञान दशक, आपने देखा होगा महासागरों के अंदर पॉल्यूशन भयंकर बढ़ गया है। महासागर अब क्या हो रहा है, महासागरों का जल स्तर बढ़ रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जीव जंतु बहुत मर रहे हैं, तो उनको सेव करने के लिए महासागर विज्ञान दशक के रूप में 2021 से 30 मना रहे हैं अपन लोग। और क्या कर रहे हैं, जो हमने पारिस्थितिकी तंत्र का नुकसान किया है उस पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक के रूप में घोषित किया जा रहा है कि हम पारिस्थितिकी तंत्र की क्या करेंगे, बहाली करेंगे, बहाली करने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 2023 में जो दिवस मनाया है हमने, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, उसकी थीम क्या थी? तो उसकी थीम थी फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक द बायोडाइवर्सिटी। फ्रॉम एग्रीमेंट मतलब जो हमने हस्ताक्षर किए हैं, एग्रीमेंट किया है, समझौता किया है, अब उस समझौते ऊपर क्या लेना है, एक्शन लेना है, और जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता जिसका हमने हिरास किया उसको क्या करना है, दोबारा से निर्माण करना है। तो मैंने आपसे कहा था कि कुछ और दिवस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो उसको भी आप एक बार देख लो। ठीक है, तो 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस। ठीक है, मार्च का अंतिम शनिवार है, उसको क्या बोलते हैं, उसको अर्थ आवर के रूप में मनाया जाता है। मार्च का अंतिम शनिवार अर्थ आवर के रूप में मनाया जाता है। आपको ये चीज़ें दोस्तों क्लियर हो गई होंगी मेरे प्यारे भाइयों बहनों। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा और आगे। देखो ये है तो बड़ा छोटा सा, अभ्यारण्य में जंगल सफारी जैव विविधता दिवस के अवसर पर, इतनी सी न्यूज़ है, लेकिन इसके हिडन एस्पेक्ट बहुत अच्छे थे, तो मैंने सोचा कि आपको मैं डिटेलिंग में पूरा बता दूँ। ठीक है, हम किसी भी न्यूज़ को इसी तरह उठाएंगे और पूरा पोस्टमार्टम करेंगे उसका। तो दोस्तों आगे देखिए, कुछ नहीं है इसके अंदर, वही है महंगाई राहत कैंप, खिले हुए चेहरे, खुश हो रहे हैं लोग, पता नहीं हो रहे हैं या फिर बोलते हैं मुस्कुराओ फोटो खींचो, सीएम साहब देख रहे हैं। ठीक है, अब देखो एक और जंगल सफारी शुरू की गई है, एक में तो उद्घाटन हुआ है फिलहाल ही, और एक में क्या हो गया है, शुरू हो गई है। जैसलमेर के अंदर तो अभी जंगल सफारी बनेगी, उसके बाद शुरू होगी, लेकिन झुंझुनू के बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व में जंगल सफारी बन भी चुकी है और शुरू भी हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम के लिए वो चीज़ हो जाती है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि झुंझुनू का बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व मतलब बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर अवस्थित है। ठीक है, दूसरा प्रश्न यहाँ से बनता है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर हाल ही में जंगल सफारी प्रारंभ की गई है। ठीक है, तो बोल दिए तो फिर आपको लगाना होगा कि बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व झुंझुनू। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं एक छोटी सी और बात कि झुंझुनू में और कौन कौन से कंजर्वेशन रिजर्व हैं, उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हल्का सा। बस एक वनडे एग्जाम के लिए 1 लाइनर प्रश्न ही यहाँ से बन रहा है, दूसरा कोई प्रश्न यहाँ से बनने के चांस नहीं है मेरे भाइयों बहनों। ठीक है, तो दोस्तों झुंझुनू में कंजर्वेशन रिजर्व कौन कौन से हैं? शाकंभरी है एक, तो वो सीकर प्लस झुंझुनू दोनों में है। कौन सा? शाकंभरी, सीकर प्लस झुंझुनू दोनों में। बौशियाल ये खेतड़ी में है, बागौर में। ठीक, खेतड़ी और बागौर झुंझुनू के अंदर ही है। ठीक, बौशियाल खेतड़ी, बौशियाल खेतड़ी बागौर दो हैं, दो अलग अलग हैं ये। ठीक है, एक ही नहीं है ये। बौशियाल है एक, वो खेतड़ी बागौर, और एक बौशियाल खेतड़ी के अंदर। ठीक, एक मनसा माता, एक बीड़ झुंझुनू, जहाँ हाल ही में क्या किया गया है, जंगल सफारी प्रारंभ की गई है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये भी न्यूज आर्टिकल आपकी समझ में आया होगा। अब यहाँ पर इसके साइड में एक और छोटा सा न्यूज आर्टिकल है, उसको अपन देख लेते हैं
कि सत्य अहिंसा से ही मानव कल्याण संभव हो सकता है। हमारे गहलोत जी कह रहे हैं, उनकी बात एकदम सही है। लेकिन क्या किया जाए, जब लातों के देव मिल जाएं तो भाई वो लातों से ही मानेंगे। आप कितना भी सत्य बोलते रहो, कितनी भी अहिंसा दिखाते रहो, अहिंसा दिखाओगे तो आपको कायर बोलेंगे और सत्य बोलोगे तो बेवकूफ़। इससे अलावा कुछ नहीं। तो उनके लिए जूता उतारना पड़ता है भैया। जब तक सर पे पनैया नहीं रखोगे आदमी नहीं समझेगा। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं अपने एग्जाम के लिए यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोलॉजी और प्राकृतिक भवन का शिलान्यास किया गया है। ठीक है, आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बना है, क्योंकि संस्थाओं से, विश्वविद्यालयों से एक प्रश्न आता ही आता है RAS प्री के अंदर। कोई भी एग्जाम हो आपका टीचिंग वीचिंग का, वहां पर भी आता है। तो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोलॉजी और प्राकृतिक भवन का शिलान्यास किया है गहलोत जी ने। ठीक है, तो आपसे प्रश्न बन जाएगा कि निम्नलिखित में से हाल ही में ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोलॉजी और प्राकृतिक भवन का शिलान्यास कहाँ पर किया गया है। 4 यूनिवर्सिटीज के नाम दे देगा, उसमें से आपको मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी पिक करनी है। ठीक है, श्री गहलोत ने पंच कल्याणक महोत्सव में आचार्य वर्धमान सागर महाराज का आशीर्वाद भी लिया। ठीक है, आप बोलोगे सर अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इसमें स्टैटिक पोर्शन का बहुत बढ़िया प्रश्न छुपा हुआ है, जो आपसे 50 शब्दों में 5 अंकों में पूछ लिया जाएगा आर्ट एंड कल्चर में। क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में आप सिलेबस उठाओगे RAS का, तो उसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म सबके बारे में पूछा गया है। और यहाँ पर एक नाम आया है पंच कल्याणक महोत्सव। क्या नाम आया है? पंच कल्याणक महोत्सव। तो इसको आपको समझना ही होगा कि पंच कल्याणक क्या होता है। आपसे पूछ लेगा, अर्जुन की प्रतिमा पूछ ली, पंच कल्याणक पूछ लेगा। लेकिन अर्जुन की प्रतिमा तो छोटी सी थी, है? आपसे पूछ लिया था ना, आपसे पूछ लिया गया था कौन से ग्रंथ पूछे थे, क्या नाम था उनका, 3 ग्रंथों के बारे में पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ बोलते थे उनको। इनको वेद, प्रस्थानत्रयी, सॉरी याद आ गया मुझे, प्रस्थानत्रयी के बारे में पूछा था। पंच कल्याणक महोत्सव के बारे में पूछ लेंगे, पंच कल्याणक लिख देंगे। पंच कल्याणक का संबंध किससे? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये धर्म, वो धर्म, सिख धर्म, आपको प्रीलिम्स में से फंसा देगा। ठीक है, अब आप पंच कल्याणक को समझ लो कि पंच कल्याणक क्या है। महोत्सव तो आप जानते हैं, उत्सव मनाओगे तो महोत्सव हो जाएगा। ठीक है, देखो दोस्तों, जैन धर्म के अंदर जैन ग्रंथों का मानना है ऐसा कि जैन ग्रंथों के अनुसार प्रमुख 5 घटनाएं जो सभी तीर्थंकरों के जीवन में, जो तीर्थंकर होते हैं जैन धर्म के, उनके जीवन में घटित होती हैं, उनको पंच कल्याणक बोलते हैं। 5 कल्याणक, ऐसी 5 घटनाएं, ऐसी 5 कल्याणकारी घटनाएं जो हर एक तीर्थंकर के जीवन में घटित होती है। ठीक है, मेरे हिसाब से तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ही होती है, अगर कोई धर्म की उपासना करता है तो। ठीक है, पहला होता है गर्भ कल्याणक। जब तीर्थंकर प्रभु की आत्मा माता के गर्भ में आती है तो उसको बोलते हैं गर्भ कल्याणक। ठीक है, दूसरा है जन्म कल्याणक। जब तीर्थंकर बालक का जन्म होता है तो वो जन्म कल्याणक होता है। दीक्षा कल्याणक, आप 5 के नाम याद रखना। ठीक है, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक। दीक्षा क्या है? सब कुछ त्याग कर वन में जाकर मुनि से दीक्षा ग्रहण करना। केवल्य ज्ञान कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक, जब तीर्थंकर को केवल्य की, ज्ञान की प्राप्ति होती है। और मोक्ष कल्याणक, जब भगवान शरीर का त्याग कर, अर्थात सभी कर्मों को नष्ट करके निर्वाण या मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ये 5 कल्याणक हैं। इन 5 कल्याणकों के नाम और 5 कल्याणकों का क्या क्या खेल है इनका, वो आपको याद रखना है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। ये आपसे आर्ट एंड कल्चर में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, हम यहाँ जो भी न्यूज़ की चर्चा करते हैं उसको होलिस्टिक फॉर्म में करेंगे, इससे आपको कोई तकलीफ ना रहे, कोई दिक्कत ना रहे। ठीक है दोस्तों, तो मेरे हिसाब से तो आज का न्यूज आर्टिकल डिस्कशन होता है दोस्तों यहीं पर समाप्त। राजस्थान मेगा जॉब फेयर जोधपुर में आयोजन हो रहा है। हाँ, इस बात को और जान लो दोस्तों कि मेगा जॉब फेयर है वो कौन सा विभाग उसका आयोजन कर रहा है, तो कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग राजस्थान जो है वो इसका क्या कर रहा है, आयोजन कर रहा है मेरे प्यारे भाइयों बहन। तो आप टेंशन ना लें, करंट अफेयर से डोंट वरी रहें, पूरा आपसे बताया जाएगा, पूछा जाएगा। तो दोस्तों, यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो, कमेंट करते हो, तो इससे हमारा उत्साह बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अब मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए करंट अफेयर के साथ में।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।